नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल आयोजित हुए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी एवं आईटीईएस, खाद्य प्रसंस्करण, आवास एवं रियल एस्टेट, आतिथ्य एवं मनोरंजन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में लगभग 5,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें प्रसिद्ध उद्योगपति, शीर्ष वैश्विक व भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि, राजदूत व उच्चायुक्त और अन्य गणमान्य अतिथि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हुए हैं और इन वर्षों में विकास के लिए बदलाव हर ओर दिखा है। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7-8 वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। पीएम ने कहा कि पहले चारों तरफ से अपराध और दंगे की खबरें ही आती थीं। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत की सोच सिर्फ कुछ शहरों और लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मौजूदा सरकार टियर 1, टियर 2 शहरों का भी चहुमुखी विकास कर रही है। अब देश पुरानी राजनीतिक सोच से बाहर आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है, लेकिन आज पूरी दुनिया भारत को बेहतर रिटर्न की गारंटी मान रही है। अक्सर हमने देखा है कि चुनाव के नजदीक लोग नए निवेश से बचते हैं, लेकिन भारत ने यह धारणा भी तोड़ दी है। आज दुनिया भर के निवेशकों को भारत में सरकार की पॉलिसी की स्थिरता पर भरोसा है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों में लोगों को अपने ही लाभ पाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थीं। अब हमारी सरकार खुद गरीब के दरवाजे तक जा रही है। ये मोदी की गारंटी है कि जब तक हर लाभार्थी को उसका हक नहीं मिल जाता, तब तक हमारी सरकार शांत नहीं बैठेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2025 में कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है। ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाले समय में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में यहाँ बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। हमारा प्रयास है कि हमारी जो ताकत है उसे आधुनिकता के साथ जोड़ें और सशक्त करें। प्रधानमंत्री ने किसानों के विकास की बात करते हुए कहा कि आज देश प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज के उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार ने पिछले दिनों किसानों के मसीहा और उत्तर प्रदेश के सपूत चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े उद्यमों के उत्पाद प्रदर्शित किए गए थे। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी में बीते 7 वर्षों में व्यापार और निवेश के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज देश और दुनिया के उद्योग जगत ने हम पर और हमारी नीतियों पर विश्वास जताया है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से अब उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। ये मंदिर उत्तर प्रदेश संभल एचोड़ा कंबो में बनेगा। विधि विधान से मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम पूरा हुआ। ये मंदिर 5 एकड़ में बनेगा। इसे बनने में 5 साल लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की धाम मंदिर के शिल्प का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें 10 गर्भगृह होंगे जो भगवान के 10 अवतारों के प्रतीक होंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर में अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय चेतना को दर्शाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि समय का चक्र घूम चुका है और नया दौर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उन्होंने बताया कि आज देश में मंदिर बन रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 22 जनवरी के बाद से देश में नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि श्री राम के विराजमान होने के बाद से अगले 1000 वर्षों तक की नई यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। पीएम जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लगभग 1500 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 13,375 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्र को समर्पित की जाने वाली परियोजनाओं में आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी जम्मू, आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम, उन्नत प्रौद्योगिकियों वाला एक अग्रणी कौशल प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय कौशल संस्थान कानपुर के स्थायी परिसर और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के देवप्रयाग और अगरतला स्थित 2 परिसर शामिल हैं। प्रधानमंत्री देश में 3 नए आईआईएम यानी आईआईएम जम्मू, आईआईएम बोधगया और आईआईएम विशाखापत्तनम का उद्घाटन करेंगे। वो देश में केंद्रीय विद्यालयों के 20 नए भवनों और 13 नए नवोदय विद्यालय भवनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री देश में 5 केंद्रीय विद्यालय परिसरों, 1 नवोदय विद्यालय परिसर और नवोदय विद्यालयों के लिए 5 बहुउद्देशीय हॉल का शिलान्यास भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को व्यापक, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास में प्रधानमंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जम्मू का उद्घाटन करेंगे। इस संस्थान का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में किया गया था। इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जम्मू हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे। लगभग 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला नया टर्मिनल भवन भीड़भाड़ के दौरान लगभग 2,000 यात्रियों को सेवा प्रदान करने वाली आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में बनिहाल खारी, सुंबर, संगलदान और नव विद्युतीकृत बारामूला, श्रीनगर, बनिहाल, संगलदान खंड के बीच नई रेल लाइन सहित विभिन्न रेल परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के बीच रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जम्मू को कटरा से जोड़ने वाले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 2 पैकेज सहित महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू में कॉमन यूजर फैसिलिटी CUF पेट्रोलियम डिपो विकसित करने की परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति ने पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल का दौरा किया, जहां उन्होंने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्हें ब्रिटिश उपनिवेश काल में राजनीतिक कैदियों के रूप में निर्वासन और फांसी दी गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर की उस कोठरी में भी गईं, जहां उन्होंने ब्रिटिश राज का मुंहतोड़ जवाब देने के कारण जेल में 10 साल की सजा काटी थी। राष्ट्रपति के पोर्ट ब्लेयर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल DK जोशी, कमांडर इन चीफ अंडमान और निकोबार कमांड एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने उनका स्वागत किया। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में पीड़ित महिलाओं से मिलने पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि संदेशखाली की महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा सुलूक हुआ है। उन्हें इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि महिलाएं अपने साथ हुए अत्याचार पर बोलने से भी डर रही थी, जबकि राज्य में शासन और प्रशासन आरोपियों को संरक्षण देने में लगा है। संदेशखाली हिंसा को लेकर पीड़ित महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बंगाल सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा किया। पीड़िता ने बंगाल में महिला सुरक्षा को धत्ता बताते हुए कहा कि आज ये उनके साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है। भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा, ममता बनर्जी बंगाल में फिर से मुगल शासन लेकर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने संदेशखाली में बलात्कार पीड़ितों की पहचान उजागर करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी मंगलवार को संदेशखाली पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा और दंगे के मामले में पुलिस ने 10 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के अजीत पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तौर पर मान्यता देने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ शरद पवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर अजीत पवार गुट से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा के खिलाफ 14 फरवरी 2022 को एक विरोध मार्च के लिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाया गया था। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भगोड़ा नंबर 1 बन गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल के अभिभाषण को कथित रूप से बाधित करने के लिए दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शेष अवधि से अपने निलंबन को चुनौती देने वाली 7 भाजपा विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई 20 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। 4 फसलों पर एमएसपी देने की केंद्र सरकार की घोषणा का किसानों ने खुले दिल से स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि पीएम मोदी की इस पहल से देश भर के किसानों को फायदा होगा। नेफेड के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों और सरकार की जो बात हुई है उसको हम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में हर साल निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों की वजह से 150 से 500 मिलियन टन कचरा पैदा होता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि भारत में निर्माण उद्योग काफी तेजी से विकास कर रहा है और ये 2025 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्माण उद्योग बन जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने काफी ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने, 2 लोकसभा सीट के सृजन और पूरे क्षेत्र को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लाने सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर सोमवार को सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एआईएमआईएम नेता और पूर्व विधायक वारिस पठान को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वारिस पठान को तब हिरासत में लिया गया जब वो मीरा रोड के नया नगर इलाके में जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस को साफ संदेश दे दिया है कि सीटों पर बात बने बगैर वो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में अपने 11 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अकेले उतरने का उनका फैसला बदलने वाला नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में प्रतिष्ठित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली मेट्रो में उद्योग भवन से पीतमपुरा तक सफर किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुवाहाटी में दूरदर्शन केंद्र के नए न्यूज रूम का उद्घाटन किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में पूर्वोत्तर राज्यों की पूरी तरह अनदेखी की गई, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में जुटे हैं। आगरा में 32वें अंतर्राष्ट्रीय ताज महोत्सव का आगाज हो गया है। तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन भर जारी उतार चढ़ाव के बाद स्थानीय शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुए। फाइनेंशियल और एनर्जी शेयरों में तेजी के बाद दिन के अंत में निफ्टी में तेजी दर्ज की गई।
आज दिन भर के कारोबार के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचकर बंद हुए। वैश्विक बाजारों में कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सोना 250 रुपये चढ़कर 62,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन कच्चे तेल का वायदा भाव सोमवार को 0.32% गिरकर 6,461 रुपये प्रति बैरल पर पहुंच गया। भारत में व्यापक वाहन परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए टीवीएस मोबिलिटी ने जापानी समूह मित्सुबिशी कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। कारोबारी समूह टाटा का मार्केट कैप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की घरेलू उत्पाद से भी आगे निकल गया है। चालू चीनी विपणन वर्ष 2023-2024 में देश का चीनी उत्पादन 223 लाख टन दर्ज किया गया। वर्ष 2023 के पहले 11 महीनों में भारत से निर्यात होने वाली चाय में गिरावट दर्ज की गई है। जेफरीज इंडिया ने पेटीएम की रेटिंग को खत्म कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच यूक्रेनी प्रधानमंत्री डेनिस शिमहाल जापान की यात्रा पर टोक्यो पहुंचे। जापान पहुंचे यूक्रेनी प्रधानमंत्री डेनिस शिमहाल के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने यूक्रेन की मदद के लिए प्रतिबद्धता जताई। बैठक के दौरान यूक्रेनी पुनर्निर्माण पर बल देने के लिए 50 जापानी कंपनियों ने कृषि, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे सहित क्षेत्रों में यूक्रेनी समकक्षों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। 9 महीने के कठिन संघर्ष के बाद रूसी सेना ने यूक्रेनी शहर अवदीवका में सोवियत काल के विशाल कोक संयंत्र पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया है। अवदीवका शहर पर नियंत्रण करने के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सैनिकों को बधाई दी। विपक्षी नेता और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के मुखर विरोधी अलेक्सी नावल्नी की मौत पर अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों की बयानबाजी को क्रेमलिन ने राजनैतिक हथकंडा करार दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि बाहरी देशों को रूस के अंतरिम मामलों को लेकर कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना करने वाले अलेक्सी नावल्नी को हाल ही में संदिग्ध अवस्था में जेल के अंदर मृत पाया गया था। रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों लोग बर्लिन में एकत्र हुए। गाजा में हमास पर जारी इजरायली सैन्य बलों के हमलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लिया है। मिनेसोटा में मामूली घरेलू विवाद के बाद एक व्यक्ति ने 2 पुलिस अधिकारियों और एक अर्धसैनिक की गोली मारकर हत्या कर दी। यमन के हुती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में रूबी मार मालवाहक जहाज को निशाना बनाया है। लोकतंत्र बचाओ सरकार हटाओ के नारे के साथ हजारों लोगों ने मैक्सिको सिटी की सड़कों पर प्रदर्शन किया। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुई। एक और छोटा सा ब्रेक। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को वीडियो संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में युवाओं के लिए संभावनाओं का इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स सभी खिलाड़ियों को एक दूसरे की संस्कृति को जानने का मौका देंगे और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाएंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये खेल सिर्फ पदक जीतने का अवसर नहीं है, यहां से खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसकी मदद से वो भविष्य में देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत पाएंगे। नई दिल्ली में 43वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रीलंका के तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा को आईपीएल 2024 के लिए शामिल किया है। एटलेटिको मैड्रिड और इंटर मिलान के बीच मंगलवार को चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के पहले लेग का मैच खेला जाएगा। फिलिस्तीन की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने दक्षिण अफ्रीका इन्विटेशनल 11 के खिलाफ केप टाउन में एक चैरिटी फुटबॉल मैच खेला। बायर्न म्यूनिख को 9 दिन में अपनी तीसरी हार का सामना करना पड़ा। डेमियन लिलर्ड को एनबीए ऑल स्टार गेम्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। स्वीडन की तैराक सारा ने दोहा में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 50 मीटर फ्री स्टाइल में लगातार तीसरा खिताब जीता। यानिक सिनर ने रॉटरडैम ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। 22 वर्षीय सिनर ने फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डे मिनोर को हराया। अभिनेता रामचरण की आगामी फिल्म RC16 में जानवी कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। बिग बॉस सीजन 17 में रनर अप रही मन्नारा चोपड़ा रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में नजर आ सकती हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही लगातार धमकी के बाद सलमान खान के साथ ही उनके परिवार वालों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कैलिफोर्निया में हॉलीवुड के प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह पीपुल्स चॉइस अवार्ड्स 2024 का आयोजन किया गया। इस समारोह में पेड्रो पास्कल, बिली इलिश और लैनी विल्सन जैसे सितारों ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड्स को अपने नाम किया। रिलीजिंग से पहले ही साई धरम तेज की फिल्म गांजा शंकर विवादों में आ गई है। फिल्म के टाइटल को लेकर एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो ने निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स के 77वें संस्करण के विजेताओं का ऐलान हो चुका है। पुरस्कार समारोह में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर ने बेस्ट फिल्म समेत 7 अवार्ड अपने नाम किए। शाहिद कपूर और कीर्ति सेनन स्टारर फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के पहले गाने का टाइटल ट्रैक रिलीज कर दिया गया है। रिलीजिंग के महज 4 ही घंटों में टाइटल ट्रैक को 30 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर की आगामी फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन का ट्रेलर कल जारी होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।